नमस्कार दोस्तों, आप सुनने जा रहे हैं एक बेहद डरावनी और रहस्यमयी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और भी शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। मेरा नाम विनोद है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। इस काम को करते हुए आज मुझे लगभग 30 साल हो चुके हैं। इतने वर्षों में मैंने कई हादसे देखे हैं, लेकिन जो एक घटना मेरे साथ घटी वो आज भी मेरी आत्मा को झकझोर देती है। यह बात करीब 20 साल पुरानी है। तब मैं लगभग 10 साल से ट्रक चला रहा था, लेकिन तब भी उतना अनुभव नहीं था जितना अब है। वह वक्त 2004 के आसपास का था। मेरे पास रघु नाम का खलासी था जो पिछले 4-5 सालों से मेरे साथ काम कर रहा था। अचानक उसकी तबीयत खराब रहने लगी। धीरे धीरे वह इतना कमजोर हो गया कि भारी सामान उठाना उसके लिए नामुमकिन हो गया। आखिरकार उसने काम छोड़ दिया। रघु के जाने के बाद मुझे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि ट्रक ड्राइविंग का काम अकेले करना आसान नहीं होता। खलासी ही रास्ते में ढाबों पर सामान देखने, टायर बदलने और दूसरे छोटे मोटे कामों में मदद करता है। उस जमाने में खलासी आसानी से नहीं मिलते थे, खासकर हमारे इलाके में। जयपुर जैसे बड़े शहरों में मजदूर मिल जाते थे, लेकिन छोटे कस्बों में यह मुश्किल काम था। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने ठान लिया कि कुछ वक्त तक अकेले ही ट्रक चलाऊंगा। वैसे भी तब तक मैंने कई रूट जान लिए थे। मुझे लगा कि अकेले भी काम चला लूंगा। करीब 2 महीने तक मैंने अकेले ही ट्रक चलाया। दिन में तो सब ठीक रहता था, लेकिन रात के सफर में अक्सर डर लगता था। पता नहीं क्यों रात के अंधेरे में सब कुछ अजीब सा लगता है। उस रात भी मैं अकेले ही मध्य प्रदेश से जयपुर माल लेकर जा रहा था। रास्ता सुनसान था। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। रात के करीब 11 बजे होंगे। लगातार 5 घंटे ट्रक चलाने के बाद मैं बहुत थक गया था। आंखें भारी हो रही थीं, ऊपर से भूख भी लग रही थी। मैंने सोचा कि कहीं ढाबा मिले तो कुछ खा लूं, थोड़ा आराम भी कर लूं। लेकिन कई किलोमीटर तक कोई होटल या ढाबा नजर नहीं आया। तभी एक मोड़ पर मुझे दूर एक रोशनी दिखी, जैसे कोई लालटेन या लैंप जल रहा हो। मैं ट्रक थोड़ा पास ले गया। वहां एक छोटा सा ढाबा दिखा। उसके ऊपर बोर्ड पर लिखा था शिवांगी। ढाबा दूर से ही अजीब लग रहा था। वहां कोई और ट्रक या गाड़ी खड़ी नहीं थी, न कोई ग्राहक नजर आ रहा था, लेकिन अंदर से रोशनी और धुआं उठ रहा था। मैंने सोचा, इतनी रात में कोई ढाबा खुला हो, यही बड़ी बात है। मैंने ट्रक सड़क किनारे खड़ा किया। टंकी से हाथ मुंह धोने के बाद मैं धीरे धीरे ढाबे के दरवाजे तक गया। अंदर झांक कर आवाज लगाई, कोई है? कुछ देर कोई जवाब नहीं आया। मैं थोड़ा घबरा गया। तभी अंदर से बर्तनों की आवाज आई और एक जवान लड़का दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने गले में पुराना गमछा डाल रखा था। चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसकी आंखों में उम्मीद और कुछ रहस्यमयी झलक थी। वह बोला, आइए साहब, बैठिए, क्या लेंगे? मैंने कहा, कुछ खाने को मिलेगा? वह बोला, अभी खाना बन रहा है, तब तक चाहें तो चाय बना देता हूं। मैंने हाँ में सिर हिलाया, फिर पास ही रखी एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। ढाबे के भीतर से धीमे धीमे बर्तनों की आवाजें आ रही थीं। कुछ ऐसा माहौल था जैसे कोई बहुत पुरानी जगह हो। दीवारों पर धुआं जमा था। जवान लड़का अंदर चला गया। मैं चारों ओर देखने लगा। वहां दीवार पर एक पुराना कैलेंडर लटक रहा था, साल 1985 का। यह देखकर मैं चौंक गया। मन ही मन सोचा, किसी ने बदलने की जरूरत ही नहीं समझी। थोड़ी देर में वही लड़का चाय लेकर आया। चाय की गंध भी कुछ अलग सी थी, थोड़ी तेज, थोड़ी खट्टी। मैंने कप पकड़ा। अम्मा आ रही हैं, खाना बना देंगी, उसने कहा। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोला, रघु। फिर वह धीरे धीरे रसोई में चला गया। मैं चाय पीते हुए सड़क की ओर देखने लगा। कोई आता जाता नहीं था। घना सन्नाटा था। तभी अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। झुकी कमर, सफेद बाल, आंखें गड्ढों में ढंसी हुई। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। आओ बेटा, उसने भर्राई आवाज में कहा। इतनी रात को अकेले कहां जा रहे हो? मैंने बताया, मध्य प्रदेश से माल लेकर जयपुर जा रहा हूं। खलासी भी साथ नहीं है, अकेला ही सफर कर रहा हूं।
वह धीरे से पास आकर बोली, क्यों अकेले चलते हो? आजकल जमाना ठीक नहीं, मददगार साथ होना चाहिए। तू चाहो तो मेरा रघु साथ ले जा, अच्छा लड़का है, मेहनती है। मुझे लगा किसी अनजान को साथ ले जाना ठीक नहीं, लेकिन मैंने देखा कि रघु शांत खड़ा मुझे ही देख रहा था, उसकी आंखों में वही अजीब चमक। मैंने टालने के लिए कहा, देखेंगे, अभी तो अकेले ही जा रहा हूं। वह बोली, जैसी मर्जी, भूख लगी होगी, खाना ले लो। मैंने चाय खत्म की और खाना मंगाया। थाली में रोटी, दाल और सब्जी थी। सब्जी की खुशबू में भी वही खटास थी। खाते समय मैंने महसूस किया कि मेरे पेट में हल्की घुटन होने लगी, लेकिन मैं भूखा था, इसलिए सब खत्म कर गया। रात लंबी है बेटा, बूढ़ी औरत बोली, थोड़ा सुस्ता ले फिर निकल जाना। मैंने कहा, नहीं अम्मा, जाना जरूरी है। रघु पास आकर बोला, साहब मैं मदद कर दूंगा, रास्ते में अकेले मत जाओ। मैंने उसे गौर से देखा, न जाने क्यों उस समय उसकी बातों में भरोसा सा लगा। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, आ जाना साथ। रघु का चेहरा खिल उठा। रात करीब 1 बजाने वाले थे। मैंने हिसाब चुकाया। बूढ़ी औरत ने कहा, बहुत दूर मत जाना बेटा, अगर कुछ हो तो लौट आना। उसकी आवाज में एक अजीब सिहरन थी। मैंने ट्रक में बैठकर इंजन स्टार्ट किया। रघु मेरे साथ केबिन में चुपचाप बैठ गया। जैसे ही ट्रक ढाबे से कुछ दूर, रघु सड़क पर घूर रहा था, जैसे कुछ देख रहा हो। उसकी आंखों में वही चमक और अजीब गहराई। ट्रक के भीतर सन्नाटा था, बस इंजन की गड़गड़ाहट। मैंने कोशिश की कि मन को शांत रखूं। कुछ किलोमीटर चले होंगे कि रघु ने धीमे से कहा, साहब आपको कोई डर तो नहीं लग रहा? मैंने कहा, क्यों? वह बोला, कभी कभी यहां कुछ दिखता है, जंगल में। उसकी आवाज में एक अजीब ठंडक थी। मैंने कहा, क्या दिखता है? वह चुप हो गया, बस खिड़की से बाहर देखता रहा। रात के करीब 2 बजे रहे होंगे। अचानक ट्रक झटका खाकर रुक गया, इंजन बंद हो गया। मैंने गुस्से में कहा, यह भी समय है खराब होने का। मैं बोनट देखने के लिए उतरा, हाथ से ढक्कन खोला, अंदर से धुआं निकला। तभी ट्रक के ऊपर नीचे किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी पर पांव पटक रहा हो। मैंने पलट कर देखा, ट्रक की पिछली सीट पर कुछ काला सा दिखा, जैसे कोई बैठा हो। मेरी सांस अटक गई, आंखें ठहर गईं। जब फिर से देखने की हिम्मत की, सीट खाली थी। मैंने खुद को समझाया, थकान है, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही केबिन में बैठा, घंटियों की आवाज आने लगी, जैसे कोई मंदिर की घंटी बहुत दूर से बजा रहा हो। रघु चुपचाप सामने देख रहा था। उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ी। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी पुतलियां पूरी सफेद थीं। उसके चेहरे पर मुस्कान आई। तू नहीं बचेगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत ट्रक स्टार्ट करने लगा, लेकिन इंजन ने आवाज नहीं की। रघु ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में लोहे का मोटा पाइप था। तू अब यहीं रहेगा, उसने फुसफुसाया। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। रघु ने पाइप उठाया और मेरी ओर झुक गया। मैं सीट से पीछे धंसता चला गया। तभी एक झटका लगा। ट्रक का हॉर्न अचानक बज गया। रघु की मुस्कान गायब हो गई। उसकी गर्दन फिर सामने की ओर मुड़ गई। मैं कांपता हुआ बोनट खोलकर इंजन देखने लगा। तभी पीछे से लोहे के पाइप की हल्की खटखट की आवाज हुई। मैंने हिम्मत करके पलट कर देखा। रघु अब ट्रक से नीचे उतर रहा था। उसकी चाल वैसी नहीं थी जैसी किसी इंसान की होती है। पांव जमीन से थोड़ा ऊपर थे। उस वक्त मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। रघु ने पाइप को हाथ में घुमाया। उसकी आंखों में सफेद उजाला फैल रहा था, जैसे उसके भीतर कुछ और देख रहा हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है तू? वह बोला, मैं वो हूं जो हमेशा भूखा रहता है। अम्मा कहती हैं मांस चाहिए, खून चाहिए। उसका चेहरा धीमे धीमे बदलने लगा। चमड़ी सिकुड़ रही थी, हड्डियां उभर रही थीं और होंठ नीले पड़ते जा रहे थे। मैंने ट्रक की दूसरी तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। पेट में वही अजीब घुटन फिर से उठी। जैसे ही मैं बोनट की तरफ घूमा, तभी उसके पीछे कोई खड़ा दिखा। वही बूढ़ी औरत श्यामा, लेकिन अब उसकी शक्ल इंसानी नहीं थी। उसकी गर्दन लंबी हो गई थी। चेहरा एक काले साए में बदल चुका था। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, तू भाग नहीं सकता बेटा। इस धरती पर जितना खून बहा है वो हमें मिलेगा। तू हमारा हिस्सा बन जाएगा। मेरे
मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैंने कांपते हाथों से जेब से भगवान काली माता की फोटो निकाली, फटी आवाज में बोला, माता बचाओ। तभी घंटियों की आवाज और तेज हो गई। रघु ने पाइप मेरी ओर घुमाया। अब खत्म कर दूंगा। उसने पाइप से वार किया। मेरे सिर के पास लोहे की आवाज हुई। मैं जैसे तैसे बगल हट गया। पाइप ट्रक की बॉडी से टकराया। स्पार्क निकला। उसकी आंखों में आग सी चमक उठी। उसने दूसरी बार वार किया। इस बार पाइप मेरे कंधे पर लगा। दर्द इतना तेज था कि मैं वहीं गिर पड़ा। रघु मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी ट्रक के ऊपर से काली परछाई नीचे कूद पड़ी। मुझे लगा अब खत्म हो गया, लेकिन उसी समय मेरे हाथ में काली माता की फोटो से गर्माहट फैलने लगी, जैसे किसी ने भीतर से शक्ति दे दी हो। मैंने जैसे तैसे घुटनों के बल उठकर रघु की आंखों में देखा। वह अब पूरी तरह इंसान नहीं था। उसका चेहरा काला और सड़ा हुआ लग रहा था। होठों से काले पानी जैसी बूंदें टपक रही थीं। श्यामा की हंसी गूंज रही थी। तू कहीं नहीं जाएगा, तेरी आत्मा अब हमारे साथ रहेगी। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, काली माता की जय। तभी ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल उठी। तेज रोशनी हुई। रघु और श्यामा दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस मौके का फायदा उठाकर मैं ट्रक के ड्राइवर सीट पर चढ़ गया। मेरी सांसें दौड़ रही थीं, मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक का इग्निशन घुमाया। इंजन घड़घड़ाया। पहली बार ऐसा लगा कि वह भी डरा हुआ है। तीसरी कोशिश में ट्रक ने घर्र घर्र करके आवाज की और चालू हो गया। रघु अपनी सफेद आंखों से मुझे घूरता रहा। उसके होठों से काली लाट टपक रही थी। बूढ़ी श्यामा ने अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां मेरी तरफ फैलाकर कहा, तू कहीं नहीं जाएगा, तेरी आत्मा अब हमारी है। ट्रक की हेडलाइट की चमक उन दोनों पर पड़ी। उनके चेहरे और साए अजीब तरीके से कांपने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे भागूं। तभी केबिन के भीतर घंटियों की आवाज इतनी तेज हो गई कि मेरे कान सुन्न हो गए। रघु ने अचानक लंबी सांस खींची और चीखते हुए मेरी तरफ लपका। उसके काले भूरे हाथ मेरे कंधों तक पहुंच गए। उसने लोहे की पाइप से मेरी गर्दन की ओर वार किया। मुझे लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी पल ट्रक के बोनट से अचानक चिंगारी निकली। एक तेज नीली लपट उठी और रघु के हाथ पर पड़ गई। वह तड़प कर पीछे हट गया। उसकी चीख ऐसी थी जैसे हजारों लोग एक साथ चीख रहे हों। श्यामा ने उसे घसीटते हुए पीछे किया। उसका मुंह अब इतना लंबा हो चुका था कि उसकी ठुड्डी उसकी छाती तक पहुंच गई थी। मूर्ख, वह बोली, यह अभी तैयार नहीं है, इसे ले जाना होगा। मेरे भीतर से जैसे कोई और बोलने लगा। मेरी आवाज बदल गई। काली माता की शक्ति से मैं मुक्त हूं। रघु एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही एक नीला बिजली का झटका उसे लगा, उसके हाथ से पाइप छूटकर नीचे गिरा। श्यामा ने डरावनी नजरों से मुझे देखा। आज भाग गया तो फिर लौटना पड़ेगा। मैंने ड्राइविंग सीट की खिड़की से झांका। दोनों अब हवा में तैर रहे थे। उनके पांव जमीन से ऊपर उठे हुए थे। मेरे सिर से खून बह रहा था, लेकिन अब डर के बजाय एक अजीब शक्ति आ गई थी। मैंने गियर डाला। ट्रक की हेडलाइट में वो दोनों साए कांप रहे थे। इंजन की आवाज इतनी तेज थी कि रात का सन्नाटा चीर रही थी। मैंने एक बार फिर कहा, काली माता की जय, और तेजी से ट्रक आगे बढ़ा दिया। पीछे से श्यामा की कर्कश आवाज गूंजी, तू कहीं नहीं जाएगा, हम तेरे साथ चलेंगे। मैंने शीशे में देखा। दोनों साए हवा में उड़ते हुए ट्रक के पीछे लग गए। उनके मुंह से धुआं निकल रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। आंखें खुली थीं। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। मेरे भीतर डर और हिम्मत की अजीब जंग चल रही थी। जंगल का रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। हेडलाइट की रोशनी में कभी पेड़ दिखते, कभी कच्ची सड़क। शीशे में बार बार देखता। पीछे वही दोनों साए हवा में तैरते हुए आ रहे थे। श्यामा के मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं, मानो कोई मंत्र पढ़ रहा हो। रघु की सफेद आंखें मुझे घूर रही थीं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। माथे पर पसीना बह रहा था, लेकिन अब रुकना मतलब मरना था। तभी एक जोर का झटका लगा। ट्रक उछल कर गिरा। ऐसा लगा जैसे किसी चीज पर चढ़ गया हो। इंजन की आवाज घुटने लगी। मैंने जोर से गियर बदला। ट्रक फिर दौड़ने लगा, लेकिन तभी केबिन के अंदर ठंडी हवा भर गई। खिड़कियां बंद थीं, पर एकदम बर्फ जैसी हवा।
मुझे लगा जैसे कोई मेरी गर्दन पर हाथ रख रहा हो। पीछे से आवाज आई, रुक जा। मैंने देखा, रघु ठीक मेरे पीछे सीट पर बैठा था। उसके चेहरे की खाल गल चुकी थी, आंखों में सिर्फ सफेद गड्ढे। उसने अपना हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। मेरी धड़कन जैसे रुकने लगी, लेकिन उसी समय मेरी जेब में रखी काली माता की फोटो इतनी गर्म हुई कि हाथ जलने लगे। मेरी जीभ से अपने आप निकला, काली माता कृपा करो। रघु का हाथ मेरी गर्दन से कुछ इंच दूर रुक गया। उसका चेहरा कांपने लगा। पीछे से श्यामा की चीख आई, रघु इसे खींच ले, यह हमारी बलि है। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में उनके साए अब और गहरे हो गए थे। रघु का हाथ फिर आगे बढ़ा। मैंने पूरी ताकत लगाकर एक हाथ से जेब से फोटो निकाली और सीने पर रख दी। तभी एक तेज रोशनी हुई। रघु एक झटके में गायब हो गया। मेरे कानों में श्यामा की भयंकर चीख गूंजी, तू ये कर नहीं सकता, तू भाग नहीं सकता। ट्रक अब जंगल से बाहर निकलकर एक पतली सड़क पर आ गया। मेरी आंखें भीग गई थीं, सिर घूम रहा था, लेकिन अब बस चलाते जाना ही था। ट्रक की हेडलाइट अब कमजोर हो रही थी। हर झटके पर डर लगता कि कहीं इंजन बंद ना हो जाए। पीछे शीशे में देखा, श्यामा अब भी हवा में तैर रही थी। उसके लंबे हाथ मेरी ओर बढ़े हुए थे। वह चीखती हुई कह रही थी, तू जहां जाएगा मैं तेरे पीछे आऊंगी। मेरे कानों में घंटियों की आवाज और तेज हो गई। सिर में दर्द होने लगा। तभी ट्रक के केबिन में ठंडी हवा एक बवंडर जैसी घूमने लगी। मेरे बाल हवा में उड़ने लगे। मुझे लगा अब होश जाता रहा, लेकिन तभी फोटो से गर्माहट इतनी तेज हुई कि जैसे किसी ने आग रख दी हो। मैंने आंखें बंद करके कहा, काली माता मुझे शक्ति दो। तभी इंजन की घरघराहट थोड़ी तेज हुई। हेडलाइट की रोशनी दूर तक फैल गई। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। गियर बदला, एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक चीखती हुई आवाज में सड़क पर दौड़ पड़ा। पीछे से श्यामा की कर्कश आवाज गूंजी, तू भाग नहीं सकता, तू हमारा हिस्सा बन गया है। मैं शीशे में देख रहा था। उसकी शक्ल अब और विकृत हो चुकी थी। आंखों से काला लावा गिर रहा था। कुछ ही पल में ट्रक मुख्य हाईवे पर निकल आया। वहां कुछ दूर स्ट्रीट लाइट जल रही थी। जैसे ही ट्रक हाईवे पर पहुंचा, मेरे कानों में घंटियों की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। पीछे शीशे में देखा, श्यामा और रघु सड़क के किनारे हवा में तैरते तैरते धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो गए। मेरे गले से एक सिसकी निकली। शरीर इतना कमजोर हो गया था कि स्टीयरिंग पर सिर टिकाकर रो पड़ा। मुझे लगा जैसे कई घंटे बीत गए, लेकिन घड़ी देखी तो सिर्फ 10 मिनट हुए थे। मैंने ट्रक साइड में रोका, बाहर निकला, हाथ जोड़े आसमान की तरफ देखा। मां काली, आपने ही मुझे बचाया। हवा अब शांत थी। चांदनी में सड़क चमक रही थी। मेरे मन में एक ही बात थी, अगर उस रात मैंने हिम्मत न जुटाई होती तो शायद कभी घर न लौट पाता। मैं सड़क किनारे कुछ देर तक बैठा रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे, माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। हवा शांत थी, मगर मेरे भीतर एक तूफान चल रहा था। मन में वही सवाल घूम रहा था, आखिर वो कौन थे? क्या वो कभी इंसान थे? क्या उनके भीतर कोई पाप था जिसकी सजा वे ऐसे देते थे? मैंने अपनी धड़कनें काबू में करने की कोशिश की। ट्रक के बोनट से धुआं उठ रहा था। कुछ दूर एक पुराना खंभा दिखा, जिसके पास से टेलीफोन के तार गुजरते थे। मैं कांपते पैरों से वहां तक गया। पैरों के नीचे से मिट्टी इतनी ठंडी लग रही थी जैसे किसी कब्र के ऊपर खड़ा हूं। रात के सन्नाटे में कभी कभी लगता जैसे कोई मेरी सांसें सुन रहा है। मैंने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन टूटी हुई थी। काली माता की फोटो अब भी जेब में थी। उसे सीने से लगाया। मन में एक ही बात गूंज रही थी, अगर उस ढाबे पर कोई और रुक जाए तो क्या होगा? कितने लोग इस जंगल में गायब हो चुके होंगे? क्या उनके परिवारों ने उन्हें ढूंढा होगा? क्या उनकी कहानियां कभी किसी को पता चली होंगी? मैंने लंबी सांस ली। आसमान में धीरे धीरे सवेरा होने की हल्की लकीरें दिखने लगी थीं। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें डर से ज्यादा थकावट थी। मैंने ट्रक की तरफ देखा। हेडलाइट बुझ चुकी थी। बॉडी पर रघु की हथेलियों के काले निशान अब भी थे। हर निशान मैंने खुद से वादा किया, अब कभी रात में इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। लेकिन दिल के किसी कोने में यह डर भी बैठ गया था कि वो साए कभी भी लौट सकते हैं, कभी भी, कहीं भी।
मैं ट्रक में बैठ गया, दरवाजा बंद किया, सीट पर सिर टिकाकर कुछ देर आंखें बंद कर लीं। लेकिन जैसे ही पलकें गिरीं, वही चेहरा दिखने लगा। रघु की सफेद आंखें, श्यामा की लंबी उंगलियां। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ये सपने में भी पीछा करेंगे। मन में ख्याल आया। स्टीयरिंग थामे थामे मैंने अपने दादा की बातें याद की। वो कहते थे, रात में रास्ते और आत्माएं दोनों बदल जाते हैं। इंसानों को नहीं पता कब किससे सामना हो जाए। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने घर्र घर्र की आवाज़ की, फिर चुप हो गया। मेरी धड़कन फिर तेज हो गई। नहीं, अब नहीं, मैं बुदबुदाया। दूसरी बार चाबी घुमाई। इंजन ने कराहने जैसी आवाज़ की। मैंने काली माता की फोटो को डैशबोर्ड पर रखा। फिर तीसरी बार कोशिश की। ट्रक ने एक झटका लिया और चालू हो गया। उस आवाज़ में एक अजीब कंपन था, मानो ट्रक भी डर गया हो। मैंने एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा। सड़क अब खाली थी, मगर मेरे मन में सैकड़ों सवाल। क्यों मेरे साथ ये हुआ? क्या वो दोनों आत्माएं किसी श्राप का फल भुगत रही थीं, या मैं ही उनकी नियति था? रात का वो सफर अब मेरी रूह पर बोझ बन चुका था। ट्रक की हेडलाइट में सड़क का लंबा हिस्सा उजागर हुआ, मगर मन में अब भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी निगाहों के ठीक बाहर छुपा है। मुझे लगा, अगर मैं पलटकर शीशे में देखूं तो शायद फिर वही आंखें दिख जाएं। लेकिन मैंने कसम खा ली थी, अब पीछे नहीं देखूंगा। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी लंबी पतली सड़क पर फैल गई थी। दूर कहीं कोई कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। मेरे कान अब भी हर आवाज को डर से सुन रहे थे। एक एक झटका दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। मैंने शीशे में नहीं देखा, पर मन में लगातार वही ख्याल, क्या वो अब भी मेरे पीछे हैं? ट्रक की केबिन में अजीब सी गंध भर गई थी। वो गंध वैसी ही थी जैसी शिवांगी ढाबे में महसूस हुई थी, हल्की खट्टी, सड़ी हुई। मेरा गला सूख रहा था। हाथ स्टीयरिंग पर इतने जोर से जकड़े हुए थे कि उंगलियों में दर्द होने लगा। रात की स्याही अब खत्म होने लगी थी। पूरब की तरफ हल्की लाली दिखाई दे रही थी, लेकिन वो सुबह मुझे राहत नहीं दे रही थी। मेरे दिमाग में श्यामा की आवाज गूंज रही थी, तू भाग नहीं सकता, तेरी आत्मा हमारी है। मेरे सीने में भारीपन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के भीतर कोई और भी बैठा हो। मैंने हिम्मत की, धीरे धीरे बाईं तरफ देखा। कोई नहीं था, लेकिन मेरे मन ने मानने से इनकार कर दिया। जैसे कोई अदृश्य साया मेरी सांसों में घुल चुका था। मैंने खुद से कहा, ये ख्याल हैं, सिर्फ ख्याल। लेकिन मैं जानता था, कभी कभी ख्याल भी सच हो जाते हैं। रात के उस सफर ने मुझे तोड़ दिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं कब तक ठीक से जी पाऊंगा, लेकिन मैं एक बात जान गया था, रात में अकेले सफर करना हमेशा महंगा पड़ता है, क्योंकि हर अंधेरे में कोई ना कोई इंतजार कर रहा होता है। सड़क पर अब कुछ हलचल दिखने लगी थी। दूर कहीं किसी गांव का बोर्ड दिखा। मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई कि अब इंसानी इलाका शुरू हो रहा है, लेकिन दिल की धड़कन अब भी संभल नहीं रही थी। हर पल लगता था कि शीशे में फिर से वही चेहरा झांक जाएगा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर सुन्न हो चुके थे, गले में कांटे चुभ रहे थे। ट्रक की छत से टपकती ओस की बूंदें रात की गवाही दे रही थीं। हर बूंद जैसे याद दिला रही थी कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। मैंने एक ढाबा देखा जो अब खुल रहा था। उसके बाहर 2-3 ट्रक खड़े थे। एक पल को मन किया कि रुक जाऊं, कुछ खा लूं, लेकिन पेट में अब भी वही घुटन थी। वही खट्टी सड़ी गंध मेरे नथुनों में भरी हुई थी। मैंने सोचा, अगर रुक गया तो कहीं वहीं परछाइयां फिर ना आ जाएं, फिर कभी पीछा ना छोड़े। मैंने ट्रक नहीं रोका। गुजरते हुए एक नजर ढाबे पर डाली। उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। मेरा दिल जोर से धड़का, पर गौर से देखा तो वह कोई और थी, एक आम बूढ़ी। लेकिन मन ने मानने से मना कर दिया। हर बूढ़ी औरत अब मुझे श्यामा जैसी ही दिखती थी। ट्रक की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ाता गया। सड़क पर हल्की धुंध थी। उस धुंध में भी लगता जैसे कोई साया आगे चल रहा हो। मैंने मुट्ठी भींची। मुझे हिम्मत रखनी होगी, पर भीतर की आवाज कह रही थी, तू उनकी नजरों में हमेशा रहेगा। सड़क अब ज्यादा चौड़ी हो गई थी। दूर कुछ ट्रक आ जा रहे थे, लेकिन मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं हो रहा था। मैंने धीरे धीरे शीशे में देखा। इस बार वहां कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छुपा हुआ हो।
सिर्फ मेरे देखने का इंतजार कर रहा हो। ट्रक के केबिन में हवा अब भी ठंडी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डर बाहर से है या मेरे भीतर से। मैंने काली माता की फोटो सीने से लगाई। मेरे होंठ हिलने लगे। हे माता, मुझे शक्ति दो, मुझे मुक्त करो। तभी मेरे कानों में फिर वही घंटियों की आवाज गूंजी, बहुत हल्की, लेकिन इतनी साफ कि लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर फूंक मार रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद जब खोली, सड़क खाली थी, लेकिन दिल की धड़कन अब भी रुक रुक कर चल रही थी। मैंने ट्रक के डैशबोर्ड पर हाथ रखा। उंगलियां ठंडी थीं, ऐसी ठंडी कि मानो बर्फ में डुबो दी हो। ट्रक अब हाईवे पर दौड़ रहा था। सूरज निकलने ही वाला था, लेकिन मुझे मालूम था रात की यह सच्चाई मेरी जिंदगी से कभी नहीं जाएगी। मेरी आत्मा में यह डर हमेशा रहेगा कि कहीं कोई साया अब भी मेरा पीछा कर रहा हो, कोई साया जो मेरी सांसों में समा चुका हो। सूरज की पहली किरण सड़क पर गिर चुकी थी। हवा में ठंडक अब कम हो रही थी, लेकिन मन की ठंडक वह तो और गहरी होती जा रही थी। मैंने एक लंबी सांस ली। ट्रक अब हाईवे पर पूरी रफ्तार से चल रहा था। कहीं ना कहीं मेरे भीतर हल्की तसल्ली हुई कि शायद अब मैं बच गया हूं। लेकिन तभी मन में सवाल उठा, क्या मैं सच में बच गया हूं? जिस आत्मा ने मेरे खून की गंध पहचान ली हो, क्या वह इतनी आसानी से पीछा छोड़ देगी? मेरे सिर पर चोट लगी थी। दर्द अब भी था। जब भी हवा जख्म को छूती, एक सिहरन होती। ट्रक की खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे सड़क के किनारे कुछ पुराने निशान दिखे, जैसे किसी गाड़ी ने वहां खून में टायर घसीटे हों। मैंने नजरें फेर लीं। अब और कुछ देखना सुनना नहीं चाहता था, लेकिन मन नहीं मान रहा था। हर गुजरती चीज में डर छुपा लगता, हर आवाज में कोई साया। मेरे मन ने खुद से सवाल किया, क्या कभी ये खत्म होगा? जवाब नहीं आया, सिर्फ वही पुरानी आवाज, श्यामा की, तू कहीं नहीं जाएगा, तेरी आत्मा अब हमारी है। मेरी आंखों में पानी भर आया। मैंने होंठ भींचे। हाथों में कंपी शुरू हो गई, पर ट्रक नहीं रुका। रुकता तो डरता था, कहीं पीछे छूट गए साए फिर सामने ना आ जाए। रास्ता खत्म हो रहा था, मगर डर खत्म नहीं हो रहा था। सड़क अब पूरी तरह साफ और चौड़ी थी। हल्की हल्की गाड़ियों की आवाजें आने लगी थीं। हाईवे पर ट्रक चलाते हुए मैं पहली बार थोड़ा सामान्य महसूस करने लगा, लेकिन मन का कोना अब भी कांप रहा था। जैसे ही आंखें झपकतीं, वही दृश्य लौट आता। रघु की सफेद आंखें, श्यामा की लंबी उंगलियां। हर बार एक ही सवाल मन में गूंजता, अगर वो साए अब भी यहीं हैं तो? मैंने ट्रक के मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की, बस डैशबोर्ड पर रखी काली माता की फोटो पर निगाहें टिका दी। मुझे याद आया, दादा कहते थे, भूत वही डराते हैं जिनका डरने वाला मन कमजोर होता है। लेकिन मैं कितना भी हिम्मत बटोरता, उनकी छवि हटती नहीं थी। कभी लगता जैसे अब पीछे कोई बैठेगा, कभी लगता शीशे में वो चेहरा दिखेगा, कभी लगता केबिन की छत पर वही घंटियों की आवाज बजेगी। रात तो बीत चुकी थी, सवेरा हो रहा था, लेकिन मेरे मन में रात अब भी पूरी गहराई से पसरी थी। मैंने होंठ हिलाए, हे माता, मुझे शांति दो। सड़क किनारे एक बोर्ड आया, जयपुर 80 किलोमीटर। अब मैं घर के करीब था, लेकिन डर ऐसा जैसे मेरी हड्डियों में घुल गया हो। हर बीप की आवाज, हर झटके पर दिल कहता, वो लौट आएंगे। ट्रक अब सुबह की धूप में तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। सड़क पर इक्का दुक्का लोग नजर आने लगे थे, लेकिन मेरे लिए सब कुछ धुंधला था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा अब भी उसी रात में फंसी हो। हर मोड़ पर, हर पुलिया पर दिल कहता, यहीं कोई खड़ा होगा। मन में खौफ घर कर गया था कि कभी भी वो साए फिर सामने आ जाएंगे। रात भर की घुटन और सिर पर चोट ने शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन असली थकावट मन की थी। मैंने डैशबोर्ड से काली माता की फोटो उठाई। उसके किनारे पर मेरा खून लगा था, वो खून जो शायद मेरी जान बचाने की कीमत था। फोटो को सीने से लगाया, आंखों में आंसू आ गए। ट्रक की खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। वो हवा मेरे जख्म पर लगती और फिर डर याद दिला देती। मैंने सोचने की कोशिश की, क्या अब यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? पर मन ने कहा, नहीं, जिसके हाथ में मौत का संदेश हो, उसका पीछा कभी खत्म नहीं होता। मेरे दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था, ढाबा, श्यामा, रघु और वो आखिरी सफेद आंखें।
सड़क अब कुछ जानी पहचानी लगने लगी थी। कभी इसी रास्ते से कितनी बार आया जाया था, कितनी बार बिना सोचे रात में ट्रक चलाया था। आज पहली बार समझ आया, रात की सड़कों पर हमेशा इंसान ही नहीं होते। कुछ रास्ते सिर्फ उन सायों के होते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं। कहीं ना कहीं मेरे भीतर हल्की तसल्ली हुई कि शायद अब मैं बच गया हूं। लेकिन तभी मन में सवाल उठा, क्या मैं सच में बच गया हूं? जिस आत्मा ने मेरे खून की गंध पहचान ली हो, क्या वह इतनी आसानी से पीछा छोड़ देगी? मेरे सिर पर चोट लगी थी, दर्द अब भी था। जब भी हवा जख्म को छूती एक सिहरन होती। ट्रक की खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे सड़क के किनारे कुछ पुराने निशान दिखे, जैसे किसी गाड़ी ने वहां खून में टायर घसीटे हों। मैंने नजरें फेर लीं। अब और कुछ देखना सुनना नहीं चाहता था, लेकिन मन नहीं मान रहा था। हर गुजरती चीज में डर छुपा लगता, हर आवाज में कोई साया। मेरे मन ने खुद से सवाल किया, क्या कभी ये खत्म होगा? जवाब नहीं आया, सिर्फ वही पुरानी आवाज, श्यामा की, तू कहीं नहीं जाएगा, तेरी आत्मा अब हमारी है। मेरी आंखों में पानी भर आया। मैंने होंठ भींचे, हाथों में कंपी शुरू हो गई, पर ट्रक नहीं रुका। रुकता तो डरता था, कहीं पीछे छूट गए साए फिर सामने ना आ जाए। रास्ता खत्म हो रहा था, मगर डर खत्म नहीं हो रहा था। सड़क अब पूरी तरह साफ और चौड़ी थी। हल्की हल्की गाड़ियों की आवाजें आने लगी थी। हाईवे पर ट्रक चलाते हुए मैं पहली बार थोड़ा सामान्य महसूस करने लगा, लेकिन मन का कोना अब भी कांप रहा था। जैसे ही आंखें झपकती वही दृश्य लौट आता। रघु की सफेद आंखें, श्यामा की लंबी उंगलियां। हर बार एक ही सवाल मन में गूंजता, अगर वो साए अब भी यहीं हैं तो? मैंने ट्रक के मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की, बस डैशबोर्ड पर रखी काली माता की फोटो पर निगाहें टिका दी। मुझे याद आया, दादा कहते थे, भूत वही डराते हैं जिनका डरने वाला मन कमजोर होता है। लेकिन मैं कितना भी हिम्मत बटोरता, उनकी छवि हटती नहीं थी। कभी लगता जैसे अब पीछे कोई बैठेगा, कभी लगता शीशे में वो चेहरा दिखेगा, कभी लगता केबिन की छत पर वही घंटियों की आवाज बजेगी। रात तो बीत चुकी थी, सवेरा हो रहा था, लेकिन मेरे मन में रात अब भी पूरी गहराई से पसरी थी। मैंने होंठ हिलाए, हे माता, मुझे शांति दो। सड़क किनारे एक बोर्ड आया, जयपुर 80 किलोमीटर। अब मैं घर के करीब था, लेकिन डर ऐसा जैसे मेरी हड्डियों में घुल गया हो। हर बीप की आवाज, हर झटके पर दिल कहता, वो लौट आएंगे। ट्रक अब सुबह की धूप में तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। सड़क पर इक्का दुक्का लोग नजर आने लगे थे, लेकिन मेरे लिए सब कुछ धुंधला था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा अब भी उसी रात में फंसी हो। हर मोड़ पर, हर पुलिया पर जो भूखे रहते हैं किसी आत्मा की तलाश में। अब सूरज पूरी तरह निकल आया था, सड़क चमक रही थी, लेकिन मेरे लिए वो रोशनी कोई सुकून नहीं लाई। कभी सुना था, अंधेरा बाहर से ज्यादा भीतर का डर होता है, लेकिन मैं जानता था वो रात सिर्फ मेरा वहम नहीं थी, वो सच थी। रघु सच था, श्यामा सच थी। हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो। कभी हवा में कानों के पास फुसफुसाहट होती, विनोद। मैं डर के मारे सांस रोक लेता, फिर कुछ पल बाद महसूस होता सिर्फ हवा है। लेकिन कौन जानता था यह हवा भी उन्हीं की हो। सड़क के किनारे कुछ झोपड़ियां दिखने लगी थीं। अब मैं शहर के करीब था। किसी और समय में ये मुझे राहत देती, आज नहीं। मन में एक ही सवाल था, अगर मैं फिर उस रास्ते से जाऊंगा तो क्या होगा? शायद फिर कोई ढाबा दिखेगा, शायद फिर कोई अजीब चेहरा बुलाएगा, और शायद इस बार मैं बच न सकूं। मैंने अपनी कलाई पर बंधी डोर को छुआ, वो काली डोर जो माँ ने देते हुए कहा था कभी बुरी आत्माएं पास नहीं आएंगी। लेकिन उस रात उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया, काली डोर, हिम्मत और यकीन भी। मैंने ठंडी सांस ली, ट्रक की सीट पर सिर टिकाया। सामने अब जयपुर का बोर्ड साफ दिख रहा था, लेकिन सड़क के दोनों ओर पड़ी लंबी परछाइयां अब भी डर पैदा कर रही थीं। कभी लगता उनमें कोई साया मेरी तरफ बढ़ रहा है। ट्रक अब जयपुर की सीमा में दाखिल हो चुका था। रास्ता धीरे धीरे पहचाना होने लगा। सड़क पर चहल पहल थी, लोग अपने काम पर जा रहे थे। शहर की गंध मेरे मन को थोड़ी राहत दे रही थी, लेकिन अंदर एक खालीपन था, एक ऐसा डर जो किसी किताब में नहीं लिखा जाता, जो किसी किस्से में पूरा बयान नहीं होता, जो बस जीने वाले को ही पता चलता है।
उस रात मैंने देखा कि आत्माएं सिर्फ किस्सों में नहीं होती, वो आपके सामने आकर खड़ी हो सकती हैं, आपकी सांसें रोक सकती हैं, आपकी रूह में घर बना सकती हैं। ट्रक की हेडलाइट बंद कर मैंने ब्रेक लगाया। इंजन की घरघराहट भी जैसे थक कर रुक गई। मैं कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, माथे पर हाथ रखकर, आंखें मूंद कर। मन में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, तू कहीं नहीं जाएगा, तेरी आत्मा अब हमारी है। मैंने धीमे से जेब में हाथ डाला, काली माता की फोटो को निकाला और होंठों से लगा लिया। मेरी आंखें नम थीं। सड़क के किनारे उगते सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। पहली बार लगा कि अंधेरा थोड़ी दूर गया है, पर मन में यह भी जानता था वो पूरी तरह कभी नहीं जाएगा। उस रात की परछाई मेरे साथ हमेशा रहेगी, हर सफर में, हर मोड़ पर। हर बार जब मैं अकेले रात में ट्रक चलाऊंगा, वो घंटियों की आवाज मेरी सांसों में गूंजेगी। मैंने गाड़ी की चाबी निकाली, सीट से उतरा, धीमे कदमों से सड़क पर खड़ा होकर आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। मन ही मन कहा, हे काली माता, जो देखा वो फिर कभी किसी को मत दिखाना। आज भी जब मैं यह कहानी किसी को सुनाता हूं, लोग कहते हैं डरावनी होगी, पर झूठ होगी। मुस्कुराकर चुप हो जाता हूं, क्योंकि सच की कीमत वही जानता है जिसने उसे जिया हो। अगर आप कभी रात के सफर पर जाएं, कभी किसी सुनसान ढाबे पर रुकें, तो याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। कभी कभी वो चेहरे आपकी आत्मा लेने आते हैं। दोस्तों, यह थी मेरी सच्ची कहानी। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो या कुछ सिखा गई हो, तो कृपया चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक क्लिक हमें और भी सच्ची कहानियां लाने की हिम्मत देती है। धन्यवाद। और जो भूखे रहते हैं किसी आत्मा की तलाश में, अब सूरज पूरी तरह निकल आया था, सड़क चमक रही थी, लेकिन मेरे लिए वो रोशनी कोई सुकून नहीं लाई। कभी सुना था, अंधेरा बाहर से ज्यादा भीतर का डर होता है, लेकिन मैं जानता था वो रात सिर्फ मेरा वहम नहीं थी, वो सच थी। रघु सच था, श्यामा सच थी। हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो। कभी हवा में कानों के पास फुसफुसाहट होती, विनोद। मैं डर के मारे सांस रोक लेता, फिर कुछ पल बाद महसूस होता सिर्फ हवा है, लेकिन कौन जानता था यह हवा भी उन्हीं की हो। सड़क के किनारे कुछ झोपड़ियां दिखने लगी थीं। अब मैं शहर के करीब था। किसी और समय में ये मुझे राहत देती, आज नहीं। मन में एक ही सवाल था, अगर मैं फिर उस रास्ते से जाऊंगा तो क्या होगा? शायद फिर कोई ढाबा दिखेगा, शायद फिर कोई अजीब चेहरा बुलाएगा, और शायद इस बार मैं बच न सकूं। मैंने अपनी कलाई पर बंधी डोर को छुआ, वो काली डोर जो माँ ने देते हुए कहा था कभी बुरी आत्माएं पास नहीं आएंगी। लेकिन उस रात उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया, काली डोर, हिम्मत और यकीन भी। मैंने ठंडी सांस ली, ट्रक की सीट पर सिर टिकाया। सामने अब जयपुर का बोर्ड साफ दिख रहा था, लेकिन सड़क के दोनों ओर पड़ी लंबी परछाइयां अब भी डर पैदा कर रही थीं। कभी लगता उनमें कोई साया मेरी तरफ बढ़ रहा है। ट्रक अब जयपुर की सीमा में दाखिल हो चुका था। रास्ता धीरे धीरे पहचाना होने लगा। सड़क पर चहल पहल थी, लोग अपने काम पर जा रहे थे। शहर की गंध मेरे मन को थोड़ी राहत दे रही थी, लेकिन अंदर एक खालीपन था, एक ऐसा डर जो किसी किताब में नहीं लिखा जाता, जो किसी किस्से में पूरा बयान नहीं होता, जो बस जीने वाले को ही पता चलता है। उस रात मैंने देखा कि आत्माएं सिर्फ किस्सों में नहीं होती, वो आपके सामने आकर खड़ी हो सकती हैं, आपकी सांसें रोक सकती हैं, आपकी रूह में घर बना सकती हैं। ट्रक की हेडलाइट बंद कर मैंने ब्रेक लगाया। इंजन की घरघराहट भी जैसे थक कर रुक गई। मैं कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, माथे पर हाथ रखकर, आंखें मूंद कर। मन में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, तू कहीं नहीं जाएगा, तेरी आत्मा अब हमारी है। मैंने धीमे से जेब में हाथ डाला, काली माता की फोटो को निकाला और होंठों से लगा लिया। मेरी आंखें नम थीं। सड़क के किनारे उगते सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। पहली बार लगा कि अंधेरा थोड़ी दूर गया है,